अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ नून लीग के सदर भी हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लंदन में उनके और उनके बेटे से मुतालिक जो तहकीकात हुई हैं बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने की हैं उसके ऊपर वजाहत पेश की और कुछ दस्तावेजात भी दिखाए। वो कहते हैं कि जी अगर तो करप्शन की होती तो क्या NCA जो कि बरतानवी तहकीकाती एजेंसी है वो उनको और उनके खानदान को बख्श देती। उन्हें कहा सेट असाइड करने का हुक्म क्लीन चिट ही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने रद्द अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जनाब ये तो झूठ बोल रहे हैं, इतनी लंबी लंबी झूठी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं। यहाँ पर जो इनके खिलाफ 2 मुकदमात हैं उनका ये लोग जवाब देते नहीं हैं, उनमें इतनी इल्तवा हो रही है। तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ नून लीग। अपने एनालिस्ट से हमने यही जानना है। पैनल का जी तारुफ करवा दूं आपसे। हमें ज्वाइन करें शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। शहजाद इकबाल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्या शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनल सादिक और अमीन साबित हो गए? जी बिल्कुल, लंदन की हद तक तो मरियम नवाज साहिबा सही कह रही हैं कि वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन साबित हुए हैं। और आपके सवाल के जवाब में भी अगर ये लंदन के पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा है तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ इसमें दुरुस्त है, क्योंकि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस थी सुलेमान शहबाज की, उनके अकाउंट्स की तहकीकात हुई, शहबाज शरीफ के अकाउंट्स की तहकीकात हुई, 2004-05 में उन्होंने जो अपार्टमेंट ख़रीदा था उसकी तहकीकात हुई। तो वहाँ पे NCA ने इनिशियली तो उनके अकाउंट्स फ्रीज करने का कहा, जो कि कोर्ट ने करवा भी दिए। बाद में पाकिस्तान ने बाकायदा असिस्ट किया, ARU ने असिस्ट किया, NAB ने असिस्ट किया, लेकिन गालिबन केस में कुछ निकला नहीं, जिसकी बुनियाद पे NCA ने जो है केस बंद करने का, तहकीकात ख़त्म करने का फैसला किया और अकाउंट्स अनफ्रीज हो गए। तो मेरे ख्याल से ये मौक़िफ़ तो शहबाज शरीफ साहब का दुरुस्त है, लेकिन ऑब्वियसली PMLN इसको सियासी बुनियादों पर लेना चाहती है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जितनी हमारे ऊपर केसेस हैं उससे भी हम बरी हो गए, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, वो हुकूमत के बनाए हुए जाली केसेस हैं। मैं इस हद तक आगे नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान के केसेस मुख्तलिफ नौइयत के हैं। यहाँ पे जो केसेस हैं जाली TTs के केसेस हैं कि वो लोग जो कभी बैरून मुल्क गए नहीं, जिनके पास पैसा था नहीं, उन्होंने इनके अकाउंट्स में TTs भेजी हैं। इल्ज़ाम यह है कि यहाँ से पैसा पहले बाहर गया करप्शन का और फिर लंदन से जो है वापस इनके अकाउंट्स में आया, जिसकी वजह से हमजा शहबाज की, सुलेमान की और उनकी फैमिली की जो वर्थ है वो 2-3 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तो उन केसेस को सेपरेटली देखना चाहिए। उन पे इल्ज़ाम की नौइयत मुख्तलिफ है। वो केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनका इस केस से ताल्लुक नहीं है जिसमें उनके ऊपर कोई साबित नहीं हुई मनी लॉन्ड्रिंग। तो मेरे ख्याल से दोनों केसेस अलग हैं। पाकिस्तान की हद तक उनका बयान गलत है, लंदन की हद तक आप कह सकते हैं ये जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मामला था इसमें तो NCA को कोई सबूत नहीं मिले और इसी बुनियाद पे उन्होंने तहकीकात खत्म करने का फैसला किया है। अच्छा महमल, तो क्या आपको लगता है कि नून लीग जो दोनों केसेस को जोड़ रही है, यानी पाकिस्तान में और जो बरतानिया में छानबीन हुई है, वो गलत है? फिर जी रीना, देखिए अगर दोनों को जोड़ने की बात है वो तो गलत ही है। जहां तक ये जिस तरह शहजाद ने भी बात की है कि अगर तो आप बरतानिया की हद तक बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, उन्होंने वाकई इन्हें क्लीन चिट दी है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी शहबाज शरीफ साहब पे, सुलेमान शहबाज के ऊपर चल रही थी। और अगर वो हुकूमत ने इनिशिएट नहीं भी किया तो उसके बावजूद गैर मामूली असिस्टेंस तो ARU ने, NAB ने की है ना, पाकिस्तानी हुकूमत के इदारे, उन्होंने बरतानिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की है। शहबाज शरीफ साहब का अपार्टमेंट, उनके अकाउंट, सुलेमान शहबाज के अकाउंट, तो उन सब की इन्वेस्टिगेशन हुई है। बड़े बहुत सालों की इन्वेस्टिगेशन हुई है कि कितना पीछे वो लोग गए हैं और फ्रीज भी हुए अकाउंट। और उसके बाद वो इस नतीजे पे बरतानिया में पहुंचे हैं, बरतानिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के, इसके अंदर नहीं कुछ हमें इस तरह की अनॉमलीज मिली है जिस तरह का जो कि एक पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा था। मसला ये है लीना, और ये भी शहजाद की बात की है कि जो पाकिस्तान के अंदर केसेस हैं वो दूसरी नौयत के TTI इस तरह जो केसेस हैं पाकिस्तान की अदालतों में ही नून लीग को उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका बरतानिया के इन केसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए PTI के ऊपर। PTI का मसला ये है कि इन्होंने मीडिया के अंदर पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें की कि देखें वो तो वहां पर भी उनके ऊपर इस तरह ये चीज चल रही है, पाकिस्तान के अंदर भी वो तो इनको चोर, करप्ट, ये सारा कुछ जो कहते रहते हैं। और अब जब इस तरह की कोई स्टोरी जो बिल्कुल एक फैक्चुअली करेक्ट स्टोरी है, मुर्तजा अली शाह ने आज बहुत अच्छा उसका जवाब भी दिया है, रिबटल दिया है शहजाद अकबर साहब को और हुकूमत को। बात यह कि जब इस तरह की स्टोरी आती है तो रिपोर्टर्स के ऊपर या फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक शुरू हो जाता है। ये स्टोरी जो है इसका ये अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मजीद और भी सहाफी बरतानिया के शेयर भी कर रहे हैं और भी चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन एक इदारे के ऊपर और एक शख्स
के ऊपर जिस तरीके से ये पीटीआई की हुकूमत करी, ये सही नहीं है। पीटीआई को चाहिए कि एक्चुअली वो अपनी अकाउंटेबिलिटी करे, शहजाद अकबर साहब से सवाल पूछें कि एआरयू पिछले इतने साल से क्या कर रहा था, नैब के जो हुकाम अगर उधर जाके जो मिले हैं वो क्या कर रहे थे। ये क्योंकि ये एक्चुअली इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, अगर ये बरतानिया की कोर्ट के अंदर इस तरह का कोई चीज सामने आ जाती तो कहा जाता वो नून लीग का मौकफ उड़ा के रख देती। तो ये इमरान खान साहब के नैरेटिव, उनके मौकफ को इसने केस पर चाहिए। तो ये पीटीआई को एक्चुअली शहजाद अकबर साहब और इनसे पूछना चाहिए, आ जाते हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं विदाउट एक्ट, चीनी महंगी हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं मीडिया की वजह से कि मीडिया गलत रिपोर्ट करे, बाद में सब कुछ। इरशाद भट्टी साहब आपका क्या मौक़िफ़ है? कमीशन बन जाती है, बाकी सारी चीजें बन जाती है। शाहजेब ठीक है, शाहजेब के ऊपर भी किस तरह ऐसे पीएम ने अटैक किए, फिर सारी की सारी बातें बाद में मान जाते हैं। अब दुरुस्त कह रही है, सवालात बहुत से जवाब मिलने चाहिए। ठीक है महमल, आ गया आपका पॉइंट। इरशाद भट्टी साहब जी, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। वो उस एक फैसले को पूरे अपने केसेस से ट्विस्ट करके तो एक अजीबो गरीब कहानी पूरा ख़ानदान सुना रहा है। इस पूरे ख़ानदान के में झूठ और ट्विस्टिंग शुरू से ऐसी है। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि वो 32 जाली कंपनियां कहां से हैं मुबैना तौर पर, जो हमें इधर ये आपसे पूछा गया। गुड नेचर ट्रेडिंग, निसार ट्रेडिंग, यूनिटाइज प्राइवेट, वकार ट्रेडिंग, मकसूद एंड को, वो 7 जाली कंपनियां जिनमें गुड नेचर ट्रेडिंग में 2008 से 2016 के दरमियान मुबैना तौर पर 7 अरब की हेरी फेरी होगी, जिसकी गारंटर थी रमज़ान शुगर मिल। वो हरे रंग की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर जिसमें जो 55 के मॉडल टाउन से 90 HF मॉडल टाउन में पैसे ले जाती थी, वो हमजा शहबाज का जो टाउन का प्लाट, वो शहबाज शरीफ का अपने एहलिया तमीना दुरानी को 2 कॉटेज लेकर देना, वो नैब के 16 सवाल और 44 सवाल जिसका कोई जवाब नहीं, वो मुश्ताक चीनी जो वादा माफ गवाह है, वो हमजा से सवाल पूछो तो वालिद का सवाल पूछो तो वालिद साहब से पूछें, वालिद साहब का सवाल उनसे पूछे तो हमजा से पूछें, हमजा से कहें सलमान तो सलमान से पूछें, सलमान से कहें तो मुझे क्या पता उनसे पूछें। और हमजा और शहबाज शरीफ से पूछना यह है कि अहले खाना का आप जिम्मेदार नहीं, आपने नैब में औलाद का आप जिम्मेदार नहीं, जो मुलाजम वज़ीर आला सेक्रेटरीट में हैं उनमें क्या आप जिम्मेदार नहीं। वो 10 सालों में शहबाज शरीफ के असासों में 70 गुना इजाफा, कोई आमदनी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, एक रमज़ान शुगर मिल है उसका भी कोई उसमें नहीं आया। वो सलमान शहबाज के असासों में 8000 गुना इजाफा, वो हमजा शहबाज के असासों में 3000 गुना इजाफा। वो मलक अली अहमद कौन है, वो निसार गुल कौन है, वो मलक मकसूद कौन है, वो महबूब फेरी वाला कौन है, वो मंजूर पापड़ फरोश कौन है, वो ताहिर नकवी कौन है, वो फजलदाद अब्बासी कौन है, वो शुएब कमर कौन है, वो मसरूर अनवर कौन है, वो कबाड़ी के शहबाज के अहले खाना के अकाउंट्स में पैसे डलवाना। आखिरी बात, वो चाय वाले के 7 करोड़, वो घी वाले के 4 करोड़, वो ड्राई फ्रूट के 4 लाख, वो शुगर मिल के 57, वो 20 छोटे मुलाजिम, वो फलों सब्जियों वाले, मेडिकल स्टोर, कपड़ों की दुकानों, खिलौनों की दुकानों। आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू शहजाद साहब। भट्टी साहब ने बड़े मजे का पॉइंट उठाया है। कहते हैं जब बरतानिया से फैसला आता है तो उसको अपना फैसला मान के उसके साथ बरी हो जाते हैं, लेकिन जब यहां पर असासे डिक्लेयर करने की बात है तो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। जो केसेस हमारे सामने हैं शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज पे, बजाय बड़ी सीरियस नेचर के लगते हैं। ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ को उन केसेस में जमानत मिली है और मेरिट पे जमानत मिली है, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त आप जो एविडेंस है उसको एक सतही तौर पे देख रहे होते हैं। बाकी ये तहकीकात जो है और पूरा जो ट्रायल चलेगा वो आपका एहतसाब अदालत में चलेगा, और दूसरी तरफ FIA भी केस को इन्वेस्टिगेट करिए। वो केसेस सुनने में और जो एविडेंस हुकूमत बताती है कि हमारे पास है वो बड़े सीरियस नेचर के लगते हैं कि ऐसे लोगों के अकाउंट से पैसे आए हैं, TTs आई हैं जो कभी बाहर गए नहीं, और जिनका बैकग्राउंड आप देखें तो ऑब्वियसली ना उनके पास पैसा है, ना कोई पासपोर्ट है, ना वो बाहर गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो फेक TTs हैं और वो उनके अकाउंट में लैंड किए, जिसकी वजह से उनकी जो वेल्थ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो की है और बहुत तेजी से ग्रो की है। इस हवाले से जब सुलेमान शहबाज से सवाल भी हुआ है शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें नहीं सुनने में आया। इसी तरीके से जब शहबाज शरीफ साहब से भी इन पर सवाल हुए तो उसका आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि ये TTs कहां से आई। कम से कम बता तो देना कि TTs जो उनके अकाउंट में आई हैं, जो नजर आ रही है हमें उनके अकाउंट में, वो कैसी TTs थी, कहां से आई है, वो किस चीज का पैसा है और क्यों वो किसी और के नाम से आई है। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। जब तक ये जवाब नहीं दिया जाएगा ये सवाल उनसे होते रहेंगे, ये तलवार उन पे लटकती रहेगी। अब आगे देखना है कि नैब की प्रोसिक्यूशन कितनी स्ट्रांग है, FIA कैसी तहकीकात करता है और आगे फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने क्या मुकदमा रखा जाता है। बट एज ऑफ नाउ अच्छा शहजाद जी, कंफ्यूजन सुन के कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपकी वेल्थ में इजाफा हुआ है, कोई उसकी सोर्स नहीं है, ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये मेरा ऑप्शन तो लिखें, फवाद चौधरी का ऑप्शन तो लिखें, यहाँ लिखने में जरा देर क्यों हो रही है खुदा के लिए? और दूसरी बात है, सलमान शहबाज को वापस बुलाएं, कहें कि आके जश्न में शरीक हो, मफरूर क्यों हैं, आए, इखलाकी फतह है, इंटरनेशनली सादिक रमीन आए। अच्छा ठीक है जी, ओके, बैठे हुए हैं और वहाँ सारी ट्विस्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद मजहर अब्बास साहब का कमेंट भी शामिल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी हम, उसके बाद मजहर अब्बास साहब की राय भी शामिल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीदी। अभी भी जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट से मुतल्लिक एक डीप फ्रीज करने का ऑर्डर जारी किया है, बल्कि सुलेमान शहबाज के ऑर्डर से मुतल्लिक, और इसको अपनी फतह कह रही है नून लीग, और दूसरी जनेब पीटीआई कह रही है कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, इसके ऊपर जरा हम डीबंक करें। मजहर अब्बास साहब, दो मौक़िफ़ हमारे सामने आए हैं अभी तक, आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है एनसीए का मौक़िफ़ दुरुस्त है। जी सर। बाकी तो उन्होंने, आप सबके अपने अपने सच होते हैं, अपनी अपना डिफेंस होता है, और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने क्या उन सवालात के जवाब को प्रोब करना था जो भट्टी साहब रेस कर रहे हैं, या इन सवालों को प्रोब करना था नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी, सॉरी, इसको प्रोब करना था? नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसको प्रोब करना था? नहीं। मेरा ख्याल है उन्होंने जिस चीज को प्रोब किया उस पर उनकी एक फाइंडिंग आ गई, जिसको शहबाज शरीफ यहां से अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होंगे, लेकिन अगर वो एक्सक्लूसिवली वहीं तक रखेंगे तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, और उधर शहजाद अकबर साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा का प्रॉब्लम ये है, वो शहबाज शरीफ ने बरतानिया का इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा पाकिस्तान में सादिक और अमीन होना उनका बहुत जरूरी है। बरतानिया में सादिक और अमीन होना जो है वो जरूरी नहीं है। यहाँ वो सादिक और अमीन होंगे, यहाँ के मुकदमात से वो बरी होंगे, तो वो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, तो उन्हें दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा चीजों को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही पीटीआई को, पीटीआई ने उसको इतना अपने ऊपर ले लिया कि बरतानिया के एक एजेंसी ने एक इंक्वायरी की, एक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें उन्होंने नहीं मिला उनको। लेकिन यहां हम जिस तरीके से रिपोर्टर पे भी अटैक हो रहा है, मीडिया पे भी अटैक हो रहा है, गलत बयानी काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शहजाद अकबर साहब केस लूज कर गए। शहजाद अकबर साहब की फ्रस्ट्रेशन से ये लग रहा है, और पीटीआई के मिनिस्टर्स की, जैसे वो केस लूज कर गए। वो एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उनकी फाइंडिंग्स आ गई, खत्म हो गई, उन्होंने कहा नहीं है उनके पास सबूत। अब यहां जो मुकदमात हैं इनको आप करें, प्रोसीड करें, किसने रोका है आपको? आप प्रोसीड करें, जितने जो है वो जाली अकाउंट्स हैं वो हैं सर। लेकिन जब यहाँ शहजाद अकबर साहब ने फैसिलिटेट किया, उनको मदद दी वहां पर इंक्वायरी में, और इनके मुताबिक हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, सबूत है इनके पास, तो कुछ ना कुछ कहीं तो पकड़ होनी चाहिए थी आपके ख्याल में? तो इसके ऊपर तो इनसे सवाल नहीं होना चाहिए, जैसे अभी महमल ने भी, शहजाद ने भी पॉइंट आउट किया? नहीं, सवाल देखिए, सवाल मसला ये है कि आप इन्होंने जितना भी सवाल यहाँ बिल्कुल करें, लेकिन यहाँ आप किस सिलसिले में सवाल करेंगे? जो वहां इन्वेस्टिगेशन हुई है, और अगर ये उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो वो उनकी गलत बयानी होगी, जो कि कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब, गलत बयानी कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टर को अक्यूज किया वो उनकी फ्रस्ट्रेशन शो करती है। ठीक है, ये इस तरीके से आप चीजों को नहीं ब्रांड कर सकते। आप जाएं, अगर अपील में जाना, अपील अव्वल तो होगी नहीं, लेकिन अपील होती नहीं है उसमें, इस चीज में यहाँ के केसेस के जवाब दें। यहाँ का केसेस ये लंबी चौड़ी चार्जशीट टेलीविजन पे बयान करने से मसला हल नहीं होगा, अदालतों में प्रूव करने से मसला हल होगा। अच्छा, वैसे ये भी देखने की बात है कि वहां पर जितनी भी उन्होंने छानबीन की, जितनी टाइम लिमिट मिली उसके अंदर उन्होंने छानबीन करके रिजल्ट सामने रख दिए। यहाँ पर इतने सालों से, 3 साल हो गए, मुकदमात चल रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं, नतीजा अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया। तो जनाब कुछ हमारे सामने भी मटीरियल आना चाहिए। शहजाद, क्विकली ये बताइएगा, जैसे अभी मजहर अब्बास साहब ने भी पॉइंट आउट किया, क्या कंफ्यूजन यहाँ पर हो रही है कि जो एनसीए की तहकीकात है वो बड़ी, उनका महदूद था दायरा कार, जो यहाँ पर तहकीकात हो रही हैं उसमें मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, वो बहुत वसी होंगी, इस वजह से ट्रेस आउट नहीं हो पाया अभी, अगर हुकूमत दावा करती है कि बड़ा सॉलिड है उनका केस? तो जी बिल्कुल अलीना, मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है। देखिए, 2 अकाउंट सुलेमान शहबाज के हैं जिन पे तहकीक की एनसीए ने, और 2 अकाउंट शहबाज शरीफ के हैं जिसमें से एक अकाउंट बंद हो चुका है। अब मुझे नहीं पता
कि इसके अलावा सुलेमान शहबाज के कितने अकाउंट हैं, शहबाज शरीफ के कितने अकाउंट हैं, क्या उन अकाउंट्स की भी तहकीकात की है, नहीं की? तहकीकात तो नहीं की ऑब्वियसली, लेकिन करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, एक अलग सवाल है। जहां उनको लगा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है जिस अकाउंट में, उसकी उन्होंने तहकीकात की है। पाकिस्तान में मामला दूसरा है। पाकिस्तान में मामला ये कि करप्शन का पैसा बना, वो बाहर गया और वहां से फेक टीटीज के जरिए आया। अब यहाँ पे जब आप कहते हैं कि वहां पे तो फौरन तहकीकात हो जाती है, तो यहाँ पे ये पॉइंट तो सही है ना कि यहाँ पे शहबाज शरीफ पहले बाहर जाके बैठ गए, फिर सुलेमान शहबाज नहीं आते हैं। जब सवाल होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, कारोबारी मामला तो सुलेमान देखता था। हमजा ने भी यही कहा है, शहबाज शरीफ ने भी यही कहा है। तो जो शख्स कारोबारी मामला देखता है वो बाहर बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली तहकीकात कैसे आगे बढ़ेंगी? आपकी डेट्स पे डेट्स लगती रहती हैं और इसी तरह मामला लटका रहता है। तो वहां पे तो आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। पाकिस्तान में ये आप कर सकते हैं और कर रहे हैं आप अदालतों में। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें दुरुस्त है। एक तो सुलेमान शहबाज का बाहर जाके बैठना, और दूसरा यहाँ के केस का स्कोप मुख्तलिफ है और ज्यादा वसी है। 2004-5 ऑनवर्ड्स या गालिबन 2007 ऑनवर्ड्स की ट्रांजैक्शंस को और उस वक्त की टीटीज को देखा जा रहा है कि जिनकी वजह से उनकी वेल्थ में इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल से स्कोप भी मैं थोड़ा सा आपका फिर ना ऑप्शन चेंज कर रही हूँ। आप भट्टी साहब की लाइन में आ रहे हैं तो मैं आपका ऑप्शन पे फवाद चौधरी कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मसला अलीना, ये मसला सवाल में है, मसला सवाल में है। अगर आप कहती है कि हाँ शहबाज शरीफ अगर इस बुनियाद पे कहते हैं कि मैं करप्शन साबित नहीं हुई, तो मेरा जवाब ना में है। लेकिन अगर आपका सवाल बरतानिया के हवाले से है तो मेरा सवाल हाँ में, और मेरे ख्याल से मेहमन ने भी यही जवाब दिया है और मज़हर साहब ने भी यही जवाब दिया है शहबाज शरीफ का कह के, क्योंकि हम इस सवाल को ले रहे हैं कि जो एनसीए की तहकीकात थी वो मुकम्मल हुई है और उन्होंने केस बंद किया है। तो बरतानिया के हवाले से मैंने सवाल का जवाब दिया, तो मेरे ख्याल से हम तीनों एक ही पेज पर है। ठीक है जी, क्लियर। इसी नोट के ऊपर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं दूसरे सवाल के साथ वापस। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा है कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो कोरोना की वजह से जो तलब और रसद मुतासिर हुई है उसकी वजह से पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तान में भी उसका असर हुआ है, इस वजह से महंगाई बढ़ी है। वज़ीर आज़म ने महंगाई और कोरोना को जोड़ दिया है। दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं कि 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होने का इम्कान है। अब पहले से जो महंगाई से सताए हुए अवाम हैं, अगर कीमतें पेट्रोल की बढ़ जाती हैं और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है तमाम अशिया के ऊपर, तो जनाब एक बहुत बुरी सूरत हाल, अशिया खुरोनोश बढ़ जाती हैं, तमाम सेक्टर्स में महंगाई बढ़ जाती है। तो हम पूछना ये चाहते हैं अपने एनालिस्ट से कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में अभी तक नाकाम क्यों है? ओपन ऑप्शन है सबके पास। भट्टी साहब क्विकली। ठीक है जी, भट्टी साहब का आंसर आ गया। शहजाद साहब जी, देखें पिछले 2-2.5 सालों में तो हुकूमत की जो मिसमैनेजमेंट है, उनके जो सप्लाई साइड के इश्यूज रहे हैं वो टैकल नहीं कर सके, ये अपनी जगह पर है। हुकूमत ने बड़ा मामला मिसमैनेज किया, इसमें कोई शक नहीं है जहां तक महंगाई का ताल्लुक है। और उस टाइम पे हमने देखा कि ग्रोथ भी हमें नहीं नजर आई। लेकिन अलीना, अब जो ये महंगाई है जो पिछले 3-4 माह से हमें इम्पैक्ट नजर आ रहा है, इसको आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। और ये बड़ा संजीदा मामला है और सिर्फ पाकिस्तान परेशान नहीं है, दुनिया भर में इस वक्त परेशानी है। इन्फ्लेशन यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में इंतहा से ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह यह है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बेसिकली आपके, उनकी कीमत बढ़ रही है। दुनिया में ऑयल की कीमत बढ़ रही है, LNG की कीमत $27 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि अगर आप उसको हीट कंटेंट पे मुआवजा करें उसका ऑयल से, तो वो तकरीबन $170 पे जाके पहुंच चुका है। फिर तीसरा, कोल की आप कीमतें देख लें, कोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है, उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। तो दुनिया भर में या तो आप बिजली पैदा करते हैं गैस से, कोल से या ऑयल से, ये तीनों बढ़ रही है। और कंसर्न ये है कि अमेरिका इस वक्त कह रहा है ओपेक कंट्रीज को कि आप अपनी तेल की सप्लाई बढ़ाएं। जो कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं कोल, उनको कहा जा रहा है कि आप ग्लोबल इफेक्ट बढ़ाएं ताकि ये प्राइसेस नीचे आ सके। आप वजीर आज़म की बात से मुत्तफिक हैं? ठीक है जी, ओके, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसमें? क्या मिसमैनेजमेंट भी हुई है हुकूमत की तरफ से? कहीं अगर पहले कहीं थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर कर लिया जाता तो आज इतने बुरे हालात ना होते, या मुमकिन नहीं? देखिए, महंगाई का के बाकी एस्पेक्ट्स अपनी जगह जिसकी शहजाद ने जिक्र किया है, इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट बैड गवर्नेंस होती है। आप चीज़ें जिस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं उस हद तक भी आप कंट्रोल नहीं करते। अब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों की प्राइसेस क्यों बढ़ जाती हैं? कुछ चीज़ों की तो समझ में आता है, लेकिन हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाए ये नहीं समझ में आती बात। दवाओं की कीमतों में इजाफा मुसलसल हो रहा है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? इसका कोई ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं होता, इन चीज़ों का।
और दूसरी जो कमोडिटीज का ताल्लुक भी इन चीजों से नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इस हद तक पार्शली ठीक होगा प्राइम मिनिस्टर की बात, अपनी कोविड की वजह से सब इफेक्ट हुए, सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन इसकी महंगाई की एक बड़ी वजह बैड गवर्नेंस है, और वो सिर्फ इस हुकूमत की नहीं, हर हुकूमत की होती है। जब भी महंगाई होती है उसकी एक बड़ी वजह बैड गवर्नेंस है, हाईली करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। जिस तरीके के फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये होते हैं, वो मामला अपने तय कर लेते होते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और कीमतें बढ़ती जाती हैं। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं महंगाई। तो आपको लगता है कि ग्लोबल इम्पैक्ट से ज्यादा बैड गवर्नेंस इसकी वजह है? बहुत ज्यादा। ओके शहजाद, अगर आप अपने ओके ठीक है, महमल आपकी क्या राय है? देखिए लीना, मेरे ख्याल में ये जिस तरह नजर साहब ने बात की ना, ये इनकी कैपेसिटी नहीं है। और एक्चुअली ये बात शहजाद की दुरुस्त है कि इस वक्त तो ग्लोबली सारा कुछ चल रहा है ना, वो वहां तक बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन असल मसला जो मुझे लगता है वो है कि 2018 में जब ये हुकूमत आई थी और जब असद उमर साहब थे, उस वक्त इन्होंने इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए, इन्होंने उस वक्त जो था कि स्लो डाउन करने के लिए, अच्छा जी डॉलर का भी रेट महंगा होगा और उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, वो सारा कुछ होगा, लेकिन इन्होंने स्लो डाउन करके शट डाउन कर दिया। इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 100% आपने बढ़ा दिया, आपकी नेगेटिव टैक्स ग्रोथ हुई, आपके जो है वो आपकी, हालांकि पैसे बीच में आए, 3 साल गुजर गए हैं। हम 2018 में जो पेन थे वो 3 साल में इतनी हम पेन में गुजरे हैं, उसमें कोविड भी 1.5 साल आया है, लेकिन हम 2018 के लेवल के ऊपर जा सके हैं। तो हफीज शेख साहब ने थोड़ा सा स्टेबलाइज किया, शौकत तरीन साहब ने मैनेज करना था, लेकिन इस हुकूमत में असद उमर साहब ने शट डाउन कर दिया। आप टैक्स कलेक्शन आपसे क्यों नहीं हुई? 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी तो गालिबन उस वक्त 1100 अरब के करीब टैक्स कलेक्शन होती थी। वो जब 2013 में छोड़ के 1900 अरब थी। नून लीग आई 1900 अरब से उन्होंने 3800 कर दिया। इनके पहले वो चीजें चलती आई और उसके बाद कोरोना आया, उसने चीजों को एम्पलीफाई किया एंड देन वी आर सीइंग द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है जी, 2 हमारे एनालिस्ट कहते हैं जी बैड गवर्नेंस की वजह से जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई हुकूमत। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि जी जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है खासकर कोरोना की वजह से और फिर प्राइसेस एस्केलेट करी हैं इन जनरल, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो ये वजह है। इरशाद भट्टी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज।